हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लक्ष्य गोल एकेडमी। हम लोग जीआईसी लेक्चरर फिजिक्स की प्रिपरेशन की सीरीज में इलेक्ट्रिसिटी यानी मैग्नेटिज्म यूनिट का उसके बाद पहला जो चैप्टर था करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला वो फिनिश किया। अब हम लोग दूसरा चैप्टर किरचॉफ्स लॉ एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट देख रहे थे, जिसमें कि हम लोगों ने पहले लेक्चर में देखा कि क्या किरचॉफ्स लॉ का स्टेटमेंट है और रिलेशनशिप एमंग द इंटरनल रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ ऑफ द सेल्स, ये देखा था। अब आगे हम लोग इस चैप्टर में हम देखेंगे कि क्या कम्बिनेशन ऑफ जो सेल्स है, इलेक्ट्रिक सेल इन सीरीज एंड पैरेलल, जिस तरीके से आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर देखा था इन सीरीज एंड पैरेलल, तो अब यहाँ पे हम लोग कम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल देखेंगे और ये वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रिक सेल पे भी हमने आपको पहले ही लेक्चर में बताया कि ढेर सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और अब जो कॉम्बिनेशन है इस पे भी ढेर सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो अब आपका जो ये जीआईसी लेक्चर फिजिक्स का एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव और रिटन सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आने हैं, तो आप इसके थ्योरी और डेरिवेशंस वगैरह वाले पार्ट भी करते चलेंगे, तो आपको आगे परेशानी नहीं होगी। तो चलिए हम लोग इसका कॉम्बिनेशन देखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सेल। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। तो सबसे पहला हम ये देखते हैं कि जब आपकी सेल को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाता है तब उसमें करंट का एक्सप्रेशन या टोटल ईएमएफ, टोटल रेजिस्टेंस क्या आता है उस केस में। तो सबसे पहला हम देखते हैं इन सीरीज, और ये हम सबसे सिंपलेस्ट केस डिस्कस करते हैं। सिंपलेस्ट केस का क्या मतलब है कि हमारा जो मतलब जितने सेल्स हैं कनेक्टेड हैं वो सब के सब का जो मतलब ईएमएफ है वो क्या है, ई है, कैपिटल ई, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आर है। ये आपका सिंपलेस्ट केस है। अगर यहीं पे मतलब डिफरेंट ईएमएफ की सेल कनेक्टेड होती और डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस होते तब कुछ और आता एक्सप्रेशन। और अभी हम लोग इसका जस्ट सिंपल अरेंजमेंट, सिंपल एक्सप्रेशन देख लेते हैं। और इस तरीके का आपका कोई ये नंबर मान लीजिए कि n टाइम्स इस तरीके से कनेक्टेड है, और एक आपका जो एक्सटर्नल रजिस्टर है वो इस तरीके से कनेक्टेड है, और यहाँ पे की है मतलब जब आपका सर्किट ओपन और ऑन करने के लिए जब यहाँ पे करंट आई फ्लो हो रही होगी इन ईएमएफ सेल की वजह से, ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड है। अब तो आपने जैसा कि हमने आपको पहले ही कहा कि पहले लेक्चर में आपने देखा है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल, और वहाँ पे आपको एक केस याद होगा। हमने आपको बताया था कि अगर अगर आपका जो रजिस्टर्स है, अगर वो n नंबर्स रजिस्टर है, किस तरीके से कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है अप टू n, ठीक है, n टाइम्स। तो जो टोटल रेजिस्टेंस आपका हुआ करता था दैट इज आर डैश, जिसे आप आर डैश से डिनोट करें, अगर वो सीरीज में कनेक्टेड है तो वो n टाइम्स आप आर हो जाता था। सिंपल सी चीज है। अब n टाइम्स आर हो जाता था अगर n नंबर ऑफ रजिस्टर्स कनेक्टेड है इन सीरीज में तब, है ना। ये सिंपल सी चीज है। और वही जब पैरेलल होते थे तो आपका वन अपॉन आर वन इक्वल्स टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन अप टू n टाइम्स ऑफ वन अपॉन आर एन। तो इसी तरीके से अगर हम लिखें जो टोटल ईएमएफ है तो वो क्या होगा, और एक साथ और एक चीज और जो आपने पढ़ी थी वहां पे, अब यहाँ पे क्या होगा, सीरीज अरेंजमेंट में v इक्वल्स टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, तो अप टू ये वी एन तक, है ना। एन एन जो ईएमएफ होगी सेल की उन सब का सम। और तो इस तरीके से टोटल ईएमएफ अगर हम देखें इस सर्किट का तो वो कितना होगा, टोटल ईएमएफ वो आपका है एन ई, या ईएमएफ का है, ईएमएफ ऑफ द सर्किट, या टोटल ईएमएफ ही कर लीजिए। और जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की बात है वो क्या होगा यहाँ पे, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आपका कितना होगा यहाँ पे, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब भाई हमने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि अगर आपके पास कोई बैटरी है तो उसके पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है,
और एक भाई वो सर्किट का आपका जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो कनेक्टेड है, वो तो है ही है। तो अगर टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस देखें तो वो कितना है आपका, अगर n है तो ये हो जाएगा n टाइम्स ऑफ r। अब ये हो गया n, और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो आपका r है। तो अगर हम ये कहें टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तो वो कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस will be the sum of internal resistance and the external resistance। ये आपका है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो n टाइम्स r हो गया, और ये हो गया कैपिटल R हो गया। अब यहाँ पे करंट का एक्सप्रेशन कैसे क्या आएगा, करंट इज गिवन बाय द टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय आपका ये टोटल रेजिस्टेंस। ये तो बात सीरीज के लिए है, अगर आपका पैरेलल अरेंजमेंट होता तो यही टोटल ईएमएफ ना करके हम मतलब ईच करस्पॉन्डिंग जो रोज रहेगी या करस्पॉन्डिंग सर्किटरीज में डिफरेंट डिफरेंट करंट का एक्सप्रेशन आएगा। अभी हम जब करेंगे पैरेलल तब आप वहां पे देखेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिला, n टाइम्स ऑफ E डिवाइडेड बाय एन आर प्लस आर, ठीक है, कैपिटल आर। तो इस तरीके से जो आपका करंट का एक्सप्रेशन आया वो क्या आया, एन ई डिवाइडेड बाय एन टाइम्स स्मॉल आर प्लस आर, ठीक है। ये सिंपल सी चीज है। अब इसके आगे एक्चुअली ये तो आपका एक्सप्रेशन है जो कि आपके माइंड में होना चाहिए जब आप मतलब प्री एग्जाम दे रहे हो या ऑप्शनल एग्जाम दे रहे हो। उसके बाद इसमें किस तरीके से मतलब और केसेस है इसके, वो देख लेते हैं। तो इसका केस नंबर 1, केस क्या, इट मीन्स मान लीजिए कि इसमें कंडीशन है, मान लीजिए अगर आपको वो ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वो कहते हैं कि आपके पास ये नंबर ऑफ मतलब जो इलेक्ट्रिकल है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, और उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से काफ़ी छोटा है, तो उस केस में करंट क्या होगी, या अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से तो उस केस में करंट की वैल्यू क्या होगी, मतलब सर्किट में करंट की वैल्यू क्या होगी, तो वो देख लेते हैं। सपोज इफ अगर आपका एन आर इज मच ग्रेटर देन कैपिटल आर, और एक चीज आपने पढ़ी है, अगर आपका ये काफी ज्यादा बड़ा है आर से, तो हम इस चीज को निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक्चुअली ये निगलेक्ट वाली जो चीज है वो आपको ध्यान में रखिएगा। समटाइम्स आपका मतलब आंसर इसी से आने हैं, तो ये चीज ध्यान। अब ये जो कैपिटल आर है वो काफी छोटा है स्मॉल एन आर से। ये चीज आप अप्रोक्सीमेशन वाली आप ऑप्टिक्स में भी देखेंगे, जब आपका एंगल छोटा रहता है तो उस केस में मतलब साइन थीटा को हम थीटा ही ले लेंगे, टेन थीटा को थीटा ही ले लिया करेंगे, डेरिवेशन जब हम लेंस मेकर्स फार्मूला वगैरह का कर रहे होंगे तब। तो इस तरीके से आपको जो एक्सप्रेशन आया मिल करके तो वो ई बाई आर है। तो इट मीन्स आई आपकी ई बाई आर हो गया, यहाँ से हम इसे I1 कह दें। एक्चुअली I1 हमने इसीलिए लिखा क्योंकि अब ये आपका क्या इम्प्लाई करता है, I बाई आर ये आपका है इस केस में, मतलब सिंपल इस केस में अगर कैपिटल आर निगलेक्ट करते हैं तो ये I1 की इक्वल होगी जाकर, मतलब ई बाई आर ये भी करंट है जो कि I1 की इक्वल। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक सेल भी अगर कनेक्टेड है और साथ ही साथ उनका इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो सर्किट का रेजिस्टेंस है उससे अगर काफी ज्यादा है तो उसे निगलेक्ट करेंगे तो ये करंट का एक्सप्रेशन आएगा। ये तो पहला केस हुआ। अब इसके कि इसमें दूसरा केस अगर हम देखें तो दूसरे केस में क्या आपको मिलता है, अच्छा हाँ यहाँ पे क्या है केस 2। तो इस केस में क्या है, अगर हम ये मान लें कि भाई नहीं आपका एनआर जो है मतलब एन टाइम्स इंटरनल रेजिस्टेंस है जो है वो कैपिटल आर से काफी छोटा है, तो इस केस में क्या हो जाना है आपका एन ई, उस केस में आपका स्मॉल एन आर ये निगलेक्ट हो जाएगा यहाँ से इस वाले टर्म से और कैपिटल आर आ जाएगा। इट मीन्स ये आपका एन टाइम्स ऑफ ई बाई आर, ठीक है। ये यहाँ पे आपके इसे हम कुछ भी I2 कह दें तो ये एन टाइम्स ऑफ I2 हो गया। तो इस केस में आपका जो करंट का एक्सप्रेशन आया एन टाइम्स ऑफ ई बाई आर आ गया। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से आपने दो केस को देखा और समझा। तो सिंपल सी चीज है, जब से इसमें टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, एन ई हो जाएगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर हो जाएगा, और टोटल रेजिस्टेंस जो आपसे सर्किट का होगा वो एन आर प्लस कैपिटल आर, जो टोटल ईएमएफ एन ई डिवाइडेड बाय एन आर प्लस कैपिटल आर। तो इस तरीके से आपका करंट का एक्सप्रेशन आ गया, वो जब आपकी एन नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड है सीरीज में। अब वही भाई एन की जगह अगर मान लो 3 सेल है तो एन की जगह 3 रख देंगे, 4 जो भी आपका दिया रहेगा एंड सो ऑन, आपका इस तरीके से हो जाया करेगा। तो ये बात हो गई कब की, जब आपके सेल्स क्या है इलेक्ट्रिक सेल किस तरीके से कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। आइए हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का केस देखते हैं कि उस केस में क्या होता है।
तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका इलेक्ट्रिक सेल का ये वाला जो है किरचॉफ्स लॉ। और किरचॉफ्स लॉ पे जो प्रॉब्लम बेस्ड है मतलब सर्किट एलिमेंट के वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ही है। तो अब हम बात करते हैं इन पैरेलल में। यहाँ भी हम शुरुआत पैरेलल में भी सिंपलेस्ट सर्किट से करेंगे और उसके बाद हम केस के तौर पे ये देखेंगे। सिंपलेस्ट केस का मतलब कि जब आपके n नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रिक सेल है सबका ही में हम ये मान के चलते हैं कि E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तब उनका जो होगा करंट का एक्सप्रेशन या इंटरनल रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन क्या आएगा। और बाद में हम केस के तौर पे देख लेंगे कि अगर हमारे पास मतलब इक्वल ईएमएफ की सेल ना लेकर के हम डिफरेंट ईएमएफ की सेल अगर कनेक्ट करते हैं पैरेलल में तब क्या एक्सप्रेशन होगा वो भी देख लेंगे। तो मान लीजिए कि आपके पास ये एक आपका सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R और अनदर आपका जो है ये सेल ये नीचे है, बस ये आप जानिए। ये पैरेलल का केस हम देख यहाँ पे कुछ अगर ये सबका ईएमएफ सेम ही है तो वो आई ही रहा करेगी, बट हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उस केस में अभी हम रहने देते हैं, जब आपको केस अलग होगा तो वो दिखाएंगे। तो ये आपका ईएमएफ सबका ई ही है, इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है। इस तरीके से आपका एन टाइम्स कनेक्टेड है, मतलब पैरेलल में है, पैरेलल है। तो इस केस में आपने हम आपको फिर से रिवाइंड कराएं, जब आपने मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स दिखा था उस केस में अगर आपका एन नंबर ऑफ जो रजिस्टर रहते थे अगर पैरेलल में कनेक्टेड रहते थे तो आपको याद होगा कि ये चीज़ हमने कही थी कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो आपका 1 टाइम्स आर 1 टाइम्स आर अप टू, अगर एन टाइम्स है तो एन टाइम्स आर हो जाएगा। अगर सबका रेजिस्टेंस इक्वल है तो इट मीन्स आपको आया था एक्सप्रेशन मिलता था एन बाई आर, दैट इज जो आर इक्विवेलेंट आता था वो आता था आपका आर बाई एन। कब? जब आपके रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड रहते थे और सारे सबका रेजिस्टेंस की वैल्यू कैपिटल आर होती थी तब। और उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखिए तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस पहले हम देख लेते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी, अगर हम इसे R1 नाम दे दें तो टोटल रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा। चलिए एक बार हम उसे वैसे लिख लेते हैं तब आपको चीजें क्लियर रहेंगी। अगर हम इसे R1 कह दें तो ये हो गया आपका R1। अब ये क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर अप टू कहाँ तक, एन तक, एन टाइम्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो R1 निकल के आया वो क्या आया, R बाई स्मॉल आर बाई एन। ठीक है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है ये, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, R1 प्लस कैपिटल आर, दैट मीन्स R बाई एन प्लस कैपिटल आर। और यहाँ पे जो ईएमएफ है वो कितना है, ई है। टोटल ईएमएफ एक्चुअली आपको पता है जो आपका ईएमएफ मतलब सीरीज में तो ऐड हो जाता है बट पैरेलल में उनका सबका ईएमएफ इसके क्रॉस इक्वल होगा, तो यहाँ पे ईएमएफ क्या होगा, ई होगा। इस वजह से आपका जो करंट का एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, ई बाय कैपिटल आर प्लस आर बाय एन। इसे हम सिंप्लीफाई करके देखें तो ये एन ई डिवाइडेड बाय एन आर प्लस आर। इस तरीके से आपका जो करंट का एक्सप्रेशन आया वो क्या आया, एन कैपिटल ई एन कैपिटल आर प्लस आर। ठीक है, तो ये तो आपका एक्सप्रेशन आ गया करंट के लिए। अब इसमें हम डिफरेंट केसेस देख लेते हैं कि क्या किस केस में क्या चीज़ आनी है। तो अब इसमें सबसे पहला केस जो है वो ये, अच्छा आपको दिख रहा है, हाँ ठीक है। तो अभी क्या है कि एन आर अगर आपका क्या है मच ग्रेटर देन स्मॉल आर है तो उस केस में जो आपका आई आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एन ई डिवाइडेड बाई एन आर। मतलब ये हम आर को निगलेक्ट कर देंगे तो एन एन कैंसिल आउट हो जाएगा, ई वाई आपका आर आ जाएगा। दैट मीन्स आई इक्वल्स टू ई बाई आर आपको मिल जाएगा,
जब ये केस रहेगा तब। लेकिन यहीं पे अगर आपका केस 2 अगर हम देखिए, जब आपका एन आर मच लेस देन आर है तो उस केस में क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। ये आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा करंट का। तो ये सब केसेस ध्यान रखिएगा और आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं इसका फॉर्मूला, बस अगर आप चाहें तो ये चीज़ याद रखिएगा फॉर्मूला। इसके लिए भी, सीरीज के लिए भी, और जो एक कराने जा रहे हैं, मतलब जब इसका ईएमएफ अगर सबका डिफरेंट रहा करेगा तब क्या होगा वो आप याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत रहेगा। आपको जस्ट क्वेश्चन देखते ही आप उसको क्या कर लेंगे, टिक कर। अब इसी का जो है एक्चुअली हमने यहाँ पे तो सिंपलेस्ट केस डिस्कस किया है। मान लीजिए आपका जो ईएमएफ ये सब ईएमएफ इक्वल ना हो करके वो सबका ईएमएफ क्या है, डिफरेंट है, तो उस केस में क्या होगा वो हम देख लेते हैं कि क्या उस केस में करंट का एक्सप्रेशन आएगा और उस केस में क्या होगा। ये पैरेलल में ही आपका एक केस के रूप में हम इसे ले रहे हैं। केस मतलब एक मतलब डिफरेंट, अच्छा चलिए पहले हम एन, अच्छा 3 के लिए कर देते हैं, फिर इसके बाद जनरलाइज कर देंगे कि चलिए भाई अगर ये मतलब आर एन नंबर के लिए भी रहा करेगा तो हम कैसे लिख पाएंगे, जनरलाइज करके हम एक्सप्रेशन लिख लिया करेंगे। क्योंकि हमें बड़ा सा फिगर भी नहीं बनाना पड़ेगा, मतलब एन करके बना सकते थे, बस अर्थ ये है कि R3 है, ये आपका पैरेलल अरेंजमेंट है किसका, सर्किट इलेक्ट्रिक सेल का। यहाँ पे पता है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये आपकी कोई करंट आई आ रही होगी, यहाँ पे ये I1 है, ये I2 मान लीजिए यहाँ से आ रही होगी, ये I3 आ रही होगी, फिर इसमें I1 आई चली जाएगी और इसमें I2 आ जाएगी, इसमें I3 ये है। और हमने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि किरचॉफ्स लॉ ये कहता है the sum algebraic sum of electric current at meeting at any point or any junction will be equals to 0। दैट मीन्स अगर यहाँ पे अगर हम किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करें इस पॉइंट पे, तब आपको क्या यहाँ पे क्या मिल जाना है। एक्चुअली हम यहाँ पे कोई पॉइंट नाम दे दें, मान लीजिए आपका ये है, ए है, ए बी सी डी और ये ई एफ। तो अब इस केस में अगर आप देखें तो एट पॉइंट ए पे बाय किरचॉफ्स लॉ हमारे पास क्या है, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, अब ये कैसे लिख दिया हमने, एक्चुअली यहाँ पे जो अलजेब्राइक सम होगा वो 0 होगा, दैट मीन्स डेल्टा इक्वल्स टू 0 होगा। और यहाँ पे हमने आपको बताया था जो मतलब करंट इनवर्ड आ रही होगी पॉइंट पे, वहाँ उसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव, जो जा रही होगी इसको निगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे लिखा करेंगे, मतलब -I प्लस I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0। वही आपका I जब उस तरफ जाएगा राइट हैंड साइड में तो ये आपका इक्वेशन निकल के आएगा। ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। डेल्टा इक्वल टू 0 तो यहाँ पे I1 प्लस ये चीज़ आने जानी है। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन 1 हुआ, इसे आप रखते रहिए। अब हम यहाँ पे हर एक लूप के लिए अलग अलग से किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करके देख लेते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है। अब हम देखते हैं कि मान लीजिए कि अगर आपका ये दो ये सेल नहीं होता तो उस केस में क्या होता। तो हम आपको यहाँ पे एक स्केच बना के दिखा दे रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास ये केस होता तो क्या होता। ये आपका E1 है और ये आपका करंट, मतलब ये सब तो था ही, यहाँ पे I1 कह लें, I1 यहाँ से तो करंट आ रही थी। इस केस में अगर हम सिर्फ इसमें अगर किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करते तो इस तरीके से कहना तो फिलहाल गलत होगा। चलिए
ये मानिए कि यहाँ पे ये पैरेलल वाले भी चीज़ है, बट मैं आपको इसमें ये बताना चाह रहा था कि हम किरचॉफ लॉ अप्लाई कर रहे हैं सिंपल सा इस वाले सर्किट के लिए। ये चीज़ें भी हैं, तो इस तरीके से हमने साइकिल एक चूज़ किया ये एंटी क्लॉकवाइज में। तो अब एंटी क्लॉकवाइज में चूज़ किया है, इन दोनों को अभी आप भूल जाइए। तो उस केस में अगर हम देखें एंटी क्लॉकवाइज साइकिल लिया है, मतलब साइकिल लिया है, तो अब ये हम किसके R1 में किस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, इन डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका I1 R1 आ जाएगा भाई, प्लस साइन के साथ हो जाएगा। और पहले किस में आपका टकरा रहा है, यहाँ पे माइनस से, तो यहाँ पे माइनस टाइम्स ऑफ E1, और यहाँ पे भी डायरेक्शन ऑफ करंट आप मूव कर रहे हैं, तो ये प्लस हो जाएगा IR इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स आपको यहाँ से क्या मिल रहा है, E1 इक्वल्स टू I टाइम्स ऑफ R प्लस I1 R1। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, I1 इक्वल्स टू E1 माइनस IR डिवाइडेड बाय R1। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप मतलब इसमें अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स लॉ, तो आपको मिल जाना है I2 इक्वल्स टू E2 माइनस IR डिवाइडेड बाय R2, और I3 जो आ जाएगा वो आ जाएगा E3 माइनस IR डिवाइडेड बाय R3। अब ये सब एक्सप्रेशन आप कहाँ पे, यहाँ पे रख दीजिए और I के लिए सॉल्व कर लीजिए कि आपका एक्सप्रेशन करंट का आ जाए। हाँ, ये आपका आ, अब ये I1 आ गया, I2 आ गया, I3 आ गया, यहाँ पे रख दीजिए। तो अब यहाँ पे रख दें E1 माइनस I टाइम्स R डिवाइडेड बाई R1 प्लस E2 माइनस IR डिवाइडेड बाई R2 प्लस E3 माइनस IR डिवाइडेड बाय R3, और हम इसे सिंप्लीफाई कर ले तो ये E1 बाई R1 लिख ले, E2 बाई R2 लिख ले, प्लस E3 बाई R3 लिख ले, और माइनस टाइम सब एक्चुअली फर्स्ट टर्म को हमने अलग कर लिया, और उसके बाद माइनस I कॉमन ले ले, IR कॉमन ले ले, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। सिंपल सा कुछ नहीं किया है, यहाँ पे हमने बस रीअरेंजमेंट किया है आपके टर्म्स का, जिससे कि एक हम रिक्वायर्ड फॉर्म हमको मिल सके। ठीक है, ये आपका E3 है आ गया। अब ये I की इक्वल आ गया, सिंपल सा, ये फर्स्ट टर्म यहाँ पे लिखा, फर्स्ट टर्म यहाँ पे, थर्ड टर्म यहाँ पे, फिर इन सबको अलग करके IR कॉमन ले लिया। अब IR को यहाँ पे लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और I को कॉमन ले लेंगे एंड देन डिवाइड कर देंगे, तो हमें जो एक्सप्रेशन मिल जाना है वो मिल जाएगा E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3 अप टू, सॉरी अभी यहाँ पे तो 3 के केस में है, तो हम यहाँ पे 3 के लिए बात कर रहे हैं, वो तो आपका जब सिंपलीफाइड केस होगा तो वो हो जाएगा। तो अब यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस आ जाएगा, 1 प्लस R टाइम्स ऑफ 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये आपका करंट का एक्सप्रेशन आ गया कब, जब आपका डिफरेंट सेल पैरेलल में कनेक्टेड होंगी तब। मान लीजिए 3 अगर सेल है तब E1 E2 E3 कनेक्टेड है, तब ये एक्सप्रेशन आया। यहीं पे अगर हम इस चीज़ को जनरलाइज कर दें तो जनरलाइज केस में क्या हो जाना है, जनरलाइज मीन्स अगर आपका हम ये कह के दें कि नहीं आपका 3 नहीं, आपका ये नंबर आप कनेक्टेड है, तो उस केस में जो करंट का एक्सप्रेशन आ जाएगा वो आ जाएगा E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 अप टू EN टाइम्स तक, EN बाई RN एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस R आपका कॉमन आ जाएगा यहाँ पे भी, चूँकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका सेम है, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस आपका कहाँ तक 1 बाई RN तक। ये आपका करंट का एक्सप्रेशन आ जाएगा कब, जब आपकी n नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक सेल पैरेलल में कनेक्टेड होगी तब, जब उनका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 RN रहा करेगा तब। ये सिंपल सी चीज़ें आप देख लीजिए। सिंपल यहाँ पे हमने पॉइंट किरचॉफ्स लॉ अप्लाई किया, जिससे कि हमें ये एक्सप्रेशन मिला, और इस लूप के लिए मतलब इसको आप भूल जाइए, इस लूप के लिए हमने क्या किरचॉफ्स लॉ अप्लाई किया तो ये चीज़ मिली। उसी तरीके से हम I1 का एक्सप्रेशन हमें मिल गया, उसी तरीके से इस लूप के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये एक्सप्रेशन मिलेगा, ये मिलेगा। फिर I1 I2 I3 की जगह पे ये पुटअप किया, तो हम उसके बाद सॉल्व कर लिया I के लिए, तो यहाँ से I का एक्सप्रेशन मिल गया। अगर यहीं पे हम जनरलाइज करते हैं, ये नंबर आपकी सेल रहा करेगी, तो उस केस में आपका ये एक्सप्रेशन आ जाया करेगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई पैरेलल कॉम्बिनेशन की और सीरीज कॉम्बिनेशन की।
अब आपका आता है मिक्स्ड ग्रुपिंग का। भाई अगर ये सीरीज़ में भी है पैरेलल में भी है तो उस केस में क्या होगा। सिंपल सा केस है और बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट केस है। उस केस में हम देख लेते हैं कि क्या एक्सप्रेशन आना है। ठीक है, मिक्स्ड ग्रुपिंग का केस देखते हैं कि उस केस में आपका क्या आता है। ओह, मिक्स्ड ग्रुपिंग हम ऑफ किसकी व्हाट मतलब इलेक्ट्रिक साइकिल की। इलेक्ट्रिक साइकिल की हम ये मान के चलते हैं कि आपका जो है, अब ये सिंपलेस्ट केस ही लेते हैं। सिंपलेस्ट एक्चुअली क्या इसमें बाकी वो तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाना है। हम ये मान के चलते हैं कि जितनी इलेक्ट्रिक सेल कनेक्टेड है सबका ईएमएफ क्या है, ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। इस तरीके से है कुछ अरेंजमेंट आपका, आर है, ई है और कहाँ तक कनेक्टेड है, एन नंबर ऑफ सेल कनेक्टेड हैं एक रो में। ठीक है, और इस तरीके की आपके पास कितनी रो है, यम रो है। थोड़ा सा इसे ये डैश डैश रहेगा जिससे कि आपको ये बता रहा है कि मतलब और भी सेल यहाँ पे कनेक्टेड हैं और उन्हें नहीं दिखाया जा रहा है। जस्ट चूँकि ये n टाइम्स हैं तो जस्ट आप लिख लेंगे। आप लिखते समय अगर आपका ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आता है तो आप उसे एक्सप्लेन कर देंगे कि हमने इस तरीके से अरेंजमेंट लिया है। एक्चुअली वो खुद ही अपने क्वेश्चन में बता दिया करेंगे कि आपको इस अरेंजमेंट के लिए ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो अगर आपने चीज़ें समझी हैं तो वो आप कर जाएंगे, उसको कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। अगर आपने नहीं समझा है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। फिगर का है इसो, ये इस तरीके से आपको कितनी है, हम मान लेते हैं कि एम टाइम्स तक नंबर ऑफ रोज है और ये क्या है एन टाइम्स तक। एन टाइम्स तक क्या इलेक्ट्रिक सेल कनेक्टेड है इन सीरीज में और एम टाइम्स तक आपका कनेक्टेड है पैरेलल में। ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, यहाँ पे कोई की है, ये कोई आपका अरेंजमेंट है इस तरीके से। ठीक है, अब सिंपल सा पहले हर एक रो में आपका एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक सेल कनेक्टेड है और जिसमें कि हर एक इलेक्ट्रिक सेल का ईएमएफ ई है कैपिटल ई और इंटरनल रेजिस्टेंस उसका स्मॉल आर है। तो उस केस में अब हम ये कहें आपसे कि जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा। तो सिंपल सी चीज़ है, जैसा कि आप पिछले दो केसेस में निकाले हैं वो वहाँ पे भी निकाल सकते हैं। तो हम आपसे कहें पहले रो में कितना इंटरनल रेजिस्टेंस होगा तो वो हो जाएगा एन टाइम्स ऑफ स्मॉल आर। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस हम पूछ रहे हैं और यही एम टाइम्स तक कनेक्टेड है। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आपका जो हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस वो आपका हो जाएगा, कैसे निकालेंगे आप, 1/R1 प्लस 1/NR स्मॉल आर प्लस 1/NR अप टू कहाँ तक, एम टाइम्स तक। क्यों, क्योंकि भाई अब हर एक में एन आर है ना, तो इस तरीके से एम टाइम्स हो जाएगा। दैट मीन्स आपका R1 आ जाएगा कितना एन आर डिवाइडेड बाई एम। ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन आ गया। अब हम इस पूरे इसका मतलब क्या होता है, इस पूरे इस अरेंजमेंट को हम रिप्लेस कर सकते हैं बाई ए सिंगल सेल हैविंग अ इंटरनल रेजिस्टेंस NR बाई एम। अब यहाँ पे कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, तो टोटल रेजिस्टेंस जो हो जाएगा सिंपल सा सीरीज अरेंजमेंट का, तो इट मीन्स टोटल रेजिस्टेंस हो जाना है, total resistance will be R1 plus R, that means NR upon capital M plus capital R। ये आपका टोटल रेजिस्टेंस हो गया। और हर एक में जो टोटल ईएमएफ होगा वो टोटल ईएमएफ एक्चुअली यहाँ पे एन सब में चूँकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो सेम होता है ईएमएफ, तो आपका जो टोटल ईएमएफ होगा वो होगा इस केस में एन। तो इस तरीके से आपको जो करंट का इक्वेशन मिल जाएगा बाय यूजिंग दिस टू, आपको मिल जाना है I इक्वस टू एन ई डिवाइडेड बाय एन आर अपॉन एम प्लस कैपिटल आर। इसे हम सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या मिलने जा रहा है, एम एन ई
डिवाइडेड बाय एन आर प्लस एम आर। अब यहाँ से एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट रिलेशन निकल कर आता है, और वो ये मैक्सिमम करंट के लिए। भाई इसकी मैक्सिमम करंट कब होगी? तो मैक्सिमम इसकी वैल्यू तब होगी जब इसका डिनोमिनेटर क्या होगा? छोटा होगा। द करंट विल बी मैक्सिमम, आई विल बी मैक्सिमम व्हेन आपका ये टर्म, लोअर वाला टर्म एम आर विल बी मिनिमम। ठीक है, ये मिनिमम होगा तब आपका आई मैक्स होगा। अब ये यह है तो करंट की वैल्यू ये हो जानी है, और उसके बाद सिंपलीफाई किया तो हमारे पास करंट का एक्सप्रेशन ये आया। अब यहाँ पे करंट की मैक्सिमम वैल्यू के लिए देख रहे हैं कि क्या कैपिटल आर की वैल्यू होनी चाहिए। तो उस केस में हम आपका जो करंट का एक्सप्रेशन मैक्सिमम तब होगा जब आपका डिनोमिनेटर क्या होगा? मिनिमम होगा। और डिनोमिनेटर मिनिमम तब होगा जब आपका एक्चुअली डिनोमिनेटर एन आर प्लस एम कैपिटल आर को इस तरीके से लिख सकते हैं। ये मिनिमम तब जब होगा जब इसका फर्स्ट टर्म मिनिमम होगा, और इसके मिनिमम के लिए इसको जीरो होना पड़ेगा। जब जीरो हो जाएगा तो कैपिटल आर की वैल्यू आ जाएगी एन स्मॉल आर अपॉन एम, जहाँ पे एन क्या है? नंबर ऑफ सेल्स है कनेक्टेड इन सीरीज, एम क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक सेल कनेक्टेड इन एक्चुअली जो ये है पैरेलल क्या कहें? रोज है, नंबर ऑफ रोज है उस केस में। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अभी जो इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी वीडियोस भी देख लेंगे, तब उन्हें चीज़ें समझ में आएगी। ओके, थैंक यू।